एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स हॉटस्पॉट बाय अभिषेक कुमार में। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा लेक्चर करने वाले। आपको बताया गया था कि पहले लेक्चर के बाद एक ब्रेक के बाद दूसरा लेक्चर आएगा, तो वो ब्रेक के बाद ही हमारा दूसरा लेक्चर आप लोग के सामने प्रस्तुत है। आज हमारा जो लेक्चर 2 का कंटेंट है वह है चार्ज का प्रॉपर्टी। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं चार्ज क्या होता है ना, और क्या पढ़ चुके हैं कि चार्ज का यूनिट क्या होता है। ये सारा बेसिक बात हम लोग चार्ज के बारे में कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे आज चार्ज के प्रॉपर्टी पे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज के बारे में, कुछ चार्ज और मास का अंतर भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सो गेट रेडी फॉर लेक्चर नंबर 2। देखिए, तो हम बात करेंगे चार्ज के प्रॉपर्टी पे। किस पे बात करेंगे? चार्ज के प्रॉपर्टी पे। इतना लिख दिए हैं, मतलब लिख दिए थे तो देखिए कि रिकॉर्डिंग चालू नहीं हुआ है, तो लिखा हुआ ही है। हम पढ़ा रहे थे बिना रिकॉर्डिंग चालू हुए भी, तो इसीलिए इतना लिख दिए। तो हम देखे रिकॉर्डिंग नहीं चालू है, तो फिर से रिकॉर्डिंग चालू करके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है कि चार्ज इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट होता है चार्ज का पहला प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट कहने का मतलब ये है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कभी भी स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी ऐसा नहीं है कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज है वो ज़्यादा स्पीड से चलने लगे या उसका स्पीड कॉम्पैरेटिवली कम हो, तो उस बॉडी पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है या वो जो चार्ज पार्टिकल है उसका जो चार्ज है, वो चार्ज जो होल्ड करके रखा है उसका वैल्यू बदलेगा, उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि चार्ज इनवेरिएंट है, दैट इज इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड। मतलब इसका वैल्यू स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। अगली बात क्या है कि अगर चार्ज का वैल्यू स्पीड पे डिपेंड करेगा तो क्या होगा। तो इसके लिए आप थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाइए। बहुत सारा उसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। एक कॉन्सिक्वेंस पे हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस होता है, जानते हैं ये एटम के सेंटर में न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल में घूमता है। और ये भी बात आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड अलग अलग ऑर्बिटल में अलग अलग होता है। इस ऑर्बिटल में अलग होगा, इस ऑर्बिटल में अलग होगा। अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होता है? अलग अलग। तो सोचिए, अलग अलग ऑर्बिटल में स्पीड अलग अलग, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, फिर उससे भी ज़्यादा, इस तरीके से घटना घटते चलता है। तो अलग अलग ऑर्बिटल में स्पीड अलग अलग है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी अलग अलग हो जाएगा। अगर चार्ज स्पीड पे डिपेंड करेगा तो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा कांस्टेंट है। ये सब कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, कह सकता है एक कॉन्सिक्वेंस लिखिए तो कहेंगे कि अगर चार्ज स्पीड पे डिपेंड करने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन पे ही चार्ज अलग अलग ऑर्बिटल में अलग अलग होगा। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज अब पढ़ते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 वो हमेशा नहीं होगा, वो कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे जैसे स्पीड चेंज करेगा वैसे वैसे उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा, है ना। ये इसका कॉन्सिक्वेंस है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इफ चार्ज विल डिपेंड अपॉन स्पीड, इफ चार्ज विल डिपेंड अपॉन स्पीड, यानी चार्ज अगर वेरिएंट होगा तो इफ चार्ज विल डिपेंड अपॉन स्पीड, अगर चार्ज क्या होगा आपका स्पीड पे डिपेंड करेगा। इफ चार्ज विल डिपेंड अपॉन स्पीड देन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट इज डिफरेंट, है ना। क्या बोले कि अगर चार्ज स्पीड पे डिपेंड करेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो अलग अलग ऑर्बिट में क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, है ना। ये आप देख लिए। अगला बात क्या है, आप जानते हैं ना, एक बात और लिखेंगे कि इफ चार्ज विल डिपेंड अपॉन स्पीड, अगर चार्ज स्पीड पे डिपेंड करेगा तो द कॉन्सेप्ट ऑफ, एक कॉन्सेप्ट है, कौन सा जो बता दे रहे हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ एटम विल बी कॉन्ट्राडिक्टेड। आप कहिएगा ये क्या लिख रहे हैं आप, तो ये हमारा दूसरा कॉन्सिक्वेंस है। ऐसा बहुत सारा कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। विल बी कॉन्ट्राडिक्टेड, कैसे कॉन्ट्राडिक्ट होगा? हम जानते हैं कि एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है। एटम एज ए होल क्या होता है? न्यूट्रल। अगर चार्ज डिपेंड करेगा स्पीड पे तो उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन्स है ना। तो
जब स्पीड अलग अलग होगा, चार्ज अलग अलग होगा, चार्ज अलग अलग होगा तो हो सकता है कि कभी पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाए निगेटिव चार्ज से, नेट एटम पॉजिटिव हो जाए। नेट एटम हो सकता है कि स्पीड के वेरिएशन के कारण चार्ज का वेरिएशन स्पीड के साथ हो, तो हो सकता है कि नेट एटम पॉजिटिव हो जाए या निगेटिव हो जाए। तो कहने का ये मतलब है कि अगर चार्ज स्पीड पे डिपेंड करेगा तो हम फिर ये नहीं कह पाएंगे कि एटम न्यूट्रल होता है। कभी एटम पॉजिटिव होगा, कभी एटम क्या होगा, निगेटिव होगा। तो क्या कहें, कॉन्ट्राडिक्टेड। एटम्स में बी एटम क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है। कब, जब हम ये मानेंगे कि चार्ज स्पीड पे डिपेंड करता है ना। जब नहीं मानेंगे तो मानना क्या है, प्रॉपर्टी यही है कि चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। अगर करेगा तो ये सब परिणाम हमारे सामने आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब चार्ज का चर्चा जनरली मास के साथ किया जाता है, तो हम नोट करके लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे नोट करके, कि मास जो है ना, मास कभी भी, देखिए हम आपको लिख रहे हैं, मास कभी भी जो है वो इनवेरिएंट नहीं होता है, मास वेरिएंट होता है। मास जो होता है E बराबर mc² आप पढ़े होंगे, है ना। तो क्या लिखिएगा कि मास इज वेरिएंट, मास इज वेरिएंट। ऐसा आइंस्टीन का सिद्धांत के हिसाब से आप कह सकते हैं कि मास वेरिएंट होता है ना। दैट इज मास विल डिपेंड अपॉन स्पीड, मास स्पीड पे डिपेंड करेगा। इसके लिए फॉर्मूला है, पारंपरिक एक इक्वेशन है, मास विल डिपेंड अपॉन स्पीड। लेकिन मास क्या होगा आपका, स्पीड पे डिपेंड करेगा। पारंपरिक आपका एक ये है, कैसे, m बराबर लिखा जाता है m0 √1 - v²/c²। ये सब पे चर्चा हम मॉडर्न में करेंगे, ये मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ना। अगर कोई भी पार्टिकल लाइट के बराबर, ये लाइट के ऑर्डर का स्पीड अटेन करता है, लाइट का ऑर्डर है 10⁸ का, 3 × 10⁸, अगर उसके आसपास 10⁶ ये सब का स्पीड अगर अटेन करता है तो मास उसका एनर्जी में बदल सकता है ना। यानी यहाँ पे जो ये टर्म लिखा गया है ना, ये भी क्या है, स्पीड है, किसका, मास का। और मास चेंज करता है स्पीड के साथ, यानी मास स्पीड पे डिपेंड करता है। समझ रहे हैं बात को। तो देखिए क्या कहेंगे हम यहाँ पे, यहाँ से हम लोग कहेंगे, आपसे कहेगा m क्या है, m0 क्या है, v क्या है और c क्या है। चार टर्म लिखे हैं ना, m0 v और क्या लिखे हम, c लिखे हैं। तो m के बारे में कहेगा तो कहेंगे m है आपका मूविंग मास। अब आप कहिएगा मूविंग मास है ये, तो m0 क्या है, m0 क्या है, रेस्ट मास। रेस्ट, अब मूविंग मास और रेस्ट मास में क्या अंतर है भाई। तो मूविंग मास करने का मतलब है जब बॉडी को स्पीड अटेन करता है तब क्या बोले, स्पीड के साथ मास बदलेगा। तो रुका हुआ है तो ये मास चलने लगेगा, रुका हुआ है तो m0 चलने लगेगा, तो ये मास। ऐसे इसको मॉडर्न में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। v क्या है, स्पीड, c क्या है, स्पीड, ये स्पीड ऑफ मास, जो ये मास या बॉडी जो उसका स्पीड है। और ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या है आपका, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आइंस्टीन का ये कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हैं बात को। तो मास जो होता है वो क्या होता है आपका, वो वेरिएंट होता है, हालांकि चार्ज इनवेरिएंट नेचर का होता है। ठीक है, तो ये पहला प्रॉपर्टी पे इतना चर्चा किया गया डिटेल में, इससे ज़्यादा डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करें, फिर हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी की तरफ पढ़ेंगे। देखिए, अब चार्ज का जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो क्या है भाई, तो दूसरा प्रॉपर्टी ये है, दूसरा प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। क्या बोल रहा है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज जो होता है बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता है, चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता है। बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। क्या बोल रहा है, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। यानी अगला प्रॉपर्टी जो हम आपके लिए लिखे कि चार्ज जो है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मास जो है चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे देखिए हम आपको बता रहे हैं एक बात, जैसे आप मान लीजिए ना, आपसे ये कहे कि चार्ज 0 नहीं है लेकिन मास 0 है नहीं, चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन उसका मास नहीं है। तो अगर ऐसा बात आपसे लिख दिया जाए ना, तो आप सीधे कहिएगा दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये क्या है, फॉल्स है,
है ना। हाँ, अगर हम ये कहें कि चार्ज एग्जिस्ट, चार्ज भी है और मास भी है, नॉन जीरो कहने का मतलब क्या है कि चार्ज भी है और मास भी है, तो ये कहना सही होगा। ऐसा हो सकता है, किसके लिए होगा ये, जो चार्ज बॉडी है, कोई भी चार्ज बॉडी, कोई भी चार्ज बॉडी अगर आपके पास है तो चार्ज बॉडी के लिए आप क्या कह सकते हैं, कोई भी चार्ज बॉडी अगर आपके पास है तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि चार्ज उसके पास है और मास भी उसके पास है। अगला क्या बात आप लिखिएगा कि चार्ज, अगला क्या बात लिखिएगा कि चार्ज जीरो है लेकिन मास जीरो नहीं, मतलब चार्ज नहीं है लेकिन मास है। तो चार्ज नहीं और मास है तो ऐसा भी हो सकता है किसके लिए, न्यूट्रल बॉडी के लिए। देखिए मतलब क्या क्या संभावना है सब आपको बता दिया जा रहा है। किसके लिए ऐसा संभव है भाई मेरे, न्यूट्रल बॉडी के लिए। उसके बाद आप बात करते हैं आगे कि चार्ज भी जीरो और मास भी जीरो, मतलब ये वाला जो लास्ट में लिखा गया, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, चार्ज भी ना हो और मास भी ना हो, ऐसा बॉडी भी एग्जिस्ट करता है। वो क्या है, उसको हम फोटोन कहते हैं, जो आप मॉडर्न में पढ़िएगा, फोटोन्स। तो ये बात आपको ध्यान रखना, वही जो यहाँ स्टेटमेंट लिखा गया ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है ये आपको बता दिया गया। तो ये क्या था, चार्ज का दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है भाई, तो तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी भी बॉडी को हम चार्ज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रॉपर्टी क्या है, इफ अ न्यूट्रल बॉडी इज चार्ज्ड, इफ अ न्यूट्रल बॉडी इज चार्ज्ड, अगर हम किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करते हैं तो कैसे चार्ज कर सकते हैं, दो तरीके से चार्ज कर सकते हैं भाई, है ना। देखिए यहाँ लिख रहे हैं, एक हम उसको पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं, एक हम न्यूट्रल बॉडी का पॉजिटिव चार्ज दे सकते हैं, और कैसा चार्ज दे सकते हैं भाई, निगेटिव चार्ज दे सकते हैं। यानी न्यूट्रल बॉडी को हम पॉजिटिव चार्ज दे सकते हैं और कैसा चार्ज दे सकते हैं, निगेटिव चार्ज। तो जब न्यूट्रल बॉडी को आप पॉजिटिव चार्ज देंगे तो न्यूट्रल बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज कैसे चढ़ेगा, जब उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन उससे क्या होगा भाई, रिमूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तब उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और इलेक्ट्रॉन को जैसे ही रिमूव करेंगे तो उसका मास क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ध्यान देना, ये सारा बात उसी से रिलेटेड है। न्यूट्रल बॉडी को अगर हम पॉजिटिव चार्ज करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज करते हैं कब, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो मास क्या हो जाएगा, घटेगा, मास क्या होगा, घटेगा। अब जब पॉजिटिव चार्ज करिएगा आप उसको, तो पॉजिटिव चार्ज करिएगा, कैसे पॉजिटिव, सॉरी ये तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, न्यूट्रल बॉडी पर निगेटिव चार्ज कैसे चढ़ेगा, तो न्यूट्रल बॉडी पर निगेटिव चार्ज चढ़ेगा जब इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब उस पर इलेक्ट्रॉन क्या करिएगा, ऐड करिएगा, और इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा, मास उस बॉडी का क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना। अब देखना है वॉल्यूम पे कि अगर किसी बॉडी को निगेटिवली चार्ज किए या पॉजिटिवली चार्ज किए तो उसके वॉल्यूम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मास पे और इलेक्ट्रॉन पे तो मास पे देख लिए, इलेक्ट्रॉन के नंबर का प्रभाव देख लिए, अब देखना उसके वॉल्यूम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखिए वॉल्यूम पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि वॉल्यूम यहाँ भी बढ़ेगा, मास बढ़ेगा जरा सा। अब ये जरा सा क्यों लिखना है पता है, ये जरा सा लिखने का ये मकसद है कि इलेक्ट्रॉन का तो मास बहुत कम है ना, तो बहुत छोटा सा चेंज आएगा मास में, वॉल्यूम बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगा। यहाँ पे भी क्या कहिएगा कि वॉल्यूम बढ़ेगा और क्या होगा, डेंसिटी भी बढ़ेगा। यानी एक बात ध्यान रखना, न्यूट्रल बॉडी को चाहे आप पॉजिटिवली चार्ज करिए, निगेटिवली चार्ज करिए, वॉल्यूम दोनों अवस्था में क्या होना है, बढ़ना है। दोनों केस में वॉल्यूम क्या होगा आपका, बढ़ेगा। इफ अ न्यूट्रल बॉडी चार्ज आइदर पॉजिटिवली और निगेटिवली, वॉल्यूम इंक्रीजेज इन ईच केस, दैट इज द फैक्ट। ठीक है, तो ये बात आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने का। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे नोट करके, क्या उधर लिखने के बाद लिखिएगा कि वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी ऑलवेज इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी ऑलवेज इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी हमेशा क्या होता है, इंक्रीज करता है। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी ऑलवेज इंक्रीजेस आइदर इट इज पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज। वॉल्यूम और डेंसिटी क्या होता है, बढ़ता है, पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज, और निगेटिवली चार्ज, और निगेटिवली चार्ज, ये ध्यान रखना है। और देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा, अगली बात,
क्या लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी ऑलवेज इंक्रीजेज आइदर इट इज पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज। अगला बात क्या रखना है, पूछता है सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस चार्ज का होता है, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम निगेटिव चार्ज का होता है ना। सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्या होता है आपका, निगेटिव चार्ज का, और सबसे कम वॉल्यूम किसका होता है, न्यूट्रल बॉडी। मतलब आपके पास समझ लीजिए कि आपके पास 3 बॉडी है सेम मास का, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज और एक न्यूट्रल है, तो किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो जो बॉडी निगेटिवली चार्ज होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं, वॉल्यूम रिलेशन वैसे बॉडी का जिसका मास सेम हो, है ना, और चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज हो एक निगेटिव चार्ज हो, तो ध्यान रखना है जो बॉडी का निगेटिव चार्ज उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज का कम, और न्यूट्रल बॉडी का वॉल्यूम सबसे कम होगा सेम मास वाले बॉडी का, है ना। ये क्या लिख दिया, वॉल्यूम रिलेशन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। तो ये चार्ज का 3 प्रॉपर्टी हम निपटा चुके, है ना, इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अब अगला प्रॉपर्टी क्या है, चौथा प्रॉपर्टी, है ना, जो बहुत ही कॉमन है। चौथा प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का कंजर्वेशन। तो चार्ज का कंजर्वेशन हमको क्या बताता है भाई, तो चार्ज का कंजर्वेशन बताता है कि नेट चार्ज जो होता है, किसी भी सिस्टम का नेट चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है। नेट चार्ज क्या होता है आपका, कंजर्व होता है। तो कहेंगे द नेट चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज कंजर्व। चार्ज कंजर्व नहीं होता है ना, द नेट चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज कंजर्व। क्या बोल रहे हैं कि चार्ज कंजर्व नहीं होता है, क्या कंजर्व होता है, नेट चार्ज कंजर्व होता है ना। चार्ज कंजर्व नहीं होता है, क्या कंजर्व होता है, नेट चार्ज कंजर्व होता है। चार्ज कंजर्व नहीं हो सकता है। अगर हम सिस्टम बोल दिए तो जैसे मान लीजिए एक सिस्टम, एक पार्टिकल, हम एक ये बोर्ड, हम अपना चार्ज इसको देंगे तो मेरे में चार्ज बढ़े घटेगा, इसमें चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन हम दोनों सिस्टम का नेट चार्ज जोड़ेंगे तो फाइनली क्या होगा, सेम होगा। तो नेट चार्ज किसी भी सिस्टम का क्या होता है, कंजर्व। इसीलिए कहते हैं हम लोग नो नेट चार्ज कैन बी क्रिएटेड, नो नेट चार्ज कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, है ना। कोई भी नेट चार्ज हम लोग क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। नो नेट चार्ज कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, कोई भी नेट चार्ज हम लोग क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, है ना। इसीलिए कहा जाता है ये जो, अगर इस यूनिवर्स को हमें आइसोलेटेड मान ले, आइसोलेटेड बॉडी अगर मान ले, आइसोलेटेड बॉडी से यूनिवर्स एक आइसोलेटेड बॉडी है, तो हम कहेंगे द चार्ज ऑन यूनिवर्स, क्योंकि हम सब लोग यूनिवर्स के अंदर है। द चार्ज ऑन यूनिवर्स पे जो चार्ज है इज ऑलवेज कंजर्व। इसीलिए कहेंगे कि चार्ज पे जो यह कांस्टेंट कभी बदलेगा ही नहीं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगा, लेकिन नष्ट नहीं होगा। ये नया चार्ज आप बना नहीं सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज आप बना सकते हैं, निगेटिव चार्ज आप बना सकते हैं, लेकिन नेट चार्ज, जैसे हमारे से पॉजिटिव चार्ज निकल के इसमें चला गया, हमसे निगेटिव चार्ज निकल के इसमें चला गया, तो निगेटिव चार्ज निकल के चला गया तो हम पे अपने आप पॉजिटिव चार्ज बन गया और इस पे अपने आप निगेटिव चार्ज बन गया। लेकिन नेट चार्ज तो नहीं बना ना, नेट चार्ज सम ऑफ द चार्ज इज कांस्टेंट, समझे। तो नेट चार्ज आप क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, समझ गए। किसी भी बॉडी पे नेट चार्ज आप क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। और ये कभी नहीं कहिए कि नंबर ऑफ आयंस कंजर्व होता है, आयंस और चार्ज अलग अलग चीज है ना। तो चार्ज कंजर्व होता है, आयंस कभी भी कंजर्व नहीं होता है। तो ये चार्ज का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सिस्टम में हम लोग नेट चार्ज कभी भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। नेट चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। इसीलिए इस यूनिवर्स पे जो चार्ज है वो कहेंगे कि ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है। ये कहेगा कि किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज कंजर्व है, कहेंगे नहीं। किसी बॉडी पे निगेटिव चार्ज कंजर्व है, कहेंगे नहीं। नेट चार्ज कंजर्व है, कहेंगे हाँ। चार्ज ना करके हम लोग सबसे अच्छा करते हैं नेट चार्ज। क्या कहते हैं हम लोग, नेट चार्ज। तो ये चार्ज का क्या हो गया, चौथा प्रॉपर्टी, ठीक है। चार्ज का पांचवा प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, चार्ज का पांचवा प्रॉपर्टी। पांचवा प्रॉपर्टी चार्ज का है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है पांचवा प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का क्वांटाइजेशन, ध्यान दीजिएगा,
क्या बोल रहे हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटाइजेशन। तो चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है भाई साहब? अगर आपसे ये पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज के क्वांटाइजेशन से आप क्या समझते हैं? तो क्वांटाइज जो शब्द है वहीं से चार्ज के क्वांटाइजेशन पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो कहता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज डेवलप होता है या किसी भी बॉडी से चार्ज जो ट्रांसफर होता है, दैट इज ऑलवेज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई। यही क्वांटाइजेशन का सिद्धांत है। पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स भी आता है। इसको आप पहले नोट करिए, देन हम लोग फिर आगे करते हैं। देखिए, तो क्या बोले हम, हमारा जो अगला प्रॉपर्टी है ना, अगला जो हमारा प्रॉपर्टी है जिसको हम कह देंगे पांचवा प्रॉपर्टी, वो क्या है आपका? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो चार्ज का जो क्वांटाइजेशन है, ठीक है, चार्ज का क्या जो है आपका क्वांटाइजेशन है, उसमें आप क्या देखते हैं? तो देखिए, चार्ज का जो क्वांटाइजेशन, उसमें हम आपको एक बात बता रहे हैं, एक टर्म है क्वांटा। व्हाट डू मीन बाई क्वांटा? क्वांटाइजेशन सब तो इसी क्वांटा से बना है। तो कोई पूछेगा कि क्वांटा क्या है, तो कहेंगे नेचर में किसी भी चीज का जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू एग्जिस्ट करता है वो उसका क्वांटा है। जैसे दुनिया में एक इंसान होगा, आधा इंसान तो होगा नहीं, 2 इंसान होगा, 5 इंसान होगा, 5.5 तो होगा नहीं। तो इंसान के लिए जो है, हमारे लिए मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? 1। तो क्वांटा कह सकते हैं कि 1 है यहाँ पे। तो क्या कहेंगे कि क्वांटा शब्द का मतलब होता है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, मिनिमम पॉसिबल यूनिट्स या वैल्यू, मिनिमम पॉसिबल यूनिट्स या फिर वैल्यू दैट एग्जिस्ट इन नेचर, दैट एग्जिस्ट इन नेचर, एग्जिस्ट इन नेचर। किसी भी चीज के लिए, किसी भी सब्सटेंस के लिए जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू एग्जिस्ट करता है नेचर में, वो क्या कहलाता है? क्वांटा। क्या कहलाता है? वो आपका क्वांटा कहलाता है। समझे बात को? उसको हम क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। अगली बात क्या है, ध्यान दीजिए। अगला बात क्या है कि जब क्वांटा का चर्चा हो गया, किसका चर्चा हो गया? क्वांटा का चर्चा हो गया, तो चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या है? तो कहेंगे कि द चार्ज ऑन ए बॉडी, क्या कहेंगे? द चार्ज ऑन ए बॉडी, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है, द चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज, है ना, द चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, is always the integral multiple of, is always the integral multiple of, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है। किसका? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई, यानी जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ई, है ना, उसका इंटीग्रल मल्टीपल है। मतलब चार्ज को क्यू से लिखते हैं, तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई का। n बराबर क्या होगा? ये q बराबर क्या होगा? प्लस माइनस एन। यही n जो है ना, n जो है इंटीजर होना चाहिए। n क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। मतलब 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। यानी n का वैल्यू कभी भी आप 1/2 नहीं कह सकते, नॉट इक्वल टू 1। n का वैल्यू कभी भी आप ये नहीं कहिए कि ये 4/3 है ना, हमेशा इंटीजर होगा। हमेशा क्या होगा? इंटीजर। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज पाया जाता है ना, वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ई क्या जानते हैं ना? ई क्या है? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज पाया जाएगा वो इसी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई का क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब अगली बात क्या है कि भाई क्वांटाइजेशन का कारण क्या है? क्यों किसी बॉडी पे जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है ई का? तो हमको पता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा इंटीजर नंबर में होगा। किसी बॉडी से 1 इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा, 5.5 इलेक्ट्रॉन निकल के नहीं जाएगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन निकल के नहीं जाएगा, 4.5 इलेक्ट्रॉन निकल के नहीं जाएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो इंटीजर नंबर में ट्रांसफर होगा। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इंटीजर नंबर में होगा। तो किसी भी बॉडी पे चार्ज जो होगा, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो Q बराबर E डेवलप होगा, 2 जाएगा तो 2E, 3 जाएगा तो 3,
तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज दिख रहा है आपको वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आया है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा इंटीजर नंबर में हो रहा है, तो बॉडी पे जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, है ना। तो क्वांटाइजेशन का रीजन क्या है भाई? अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द रीजन ऑफ क्वांटाइजेशन, तो कहेंगे क्वांटाइजेशन का रीजन यही है कि चार्ज डेवलप्स ऑन ए बॉडी, चार्ज डेवलप्स ऑन ए बॉडी, चार्ज डेवलप्स ऑन ए बॉडी, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज डेवलप करता है इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हम जानते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको पढ़ाया भी गया था पिछले क्लास में। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज डेवलप होता है वो क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण। समझ रहे हैं बात को? विच टेक्स प्लेस इन इंटीजर नंबर, विच टेक्स प्लेस इन इंटीजर नंबर, है ना, जो कि आपका इंटीजर में होता है, कह सकते हैं सिंपल इंटीजर में होता है। दैट्स वाई द चार्ज that exist, that's why the charge that exist क्या on a body is the integral multiple of क्या, is the integral multiple of E, मतलब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्वांटाइजेशन क्या होता है और क्वांटाइजेशन का रीजन क्या है ये आपको भली भांति एक्सप्लेन कर दिया गया। अब हम लोग देखेंगे क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया है मिलिकन का, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट आया है मिलिकन का एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, दैट इज वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन्स वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट्स का दो कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन ये है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज पाया जाता है वो क्या होता है? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल। या दूसरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई का जो हम वैल्यू लिखते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये भी उसी एक्सपेरिमेंट से आया है। चूंकि अब हमारे सिलेबस में मिलिकन्स वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पे चर्चा नहीं करना है, इसीलिए केवल उसके आउटकम को हम लोग ब्रीफ करेंगे। जो हमारे काम का चीज है, एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ना है। हाँ, किस मेथड से क्वांटाइजेशन आया? तो वो क्या करते थे? HCF मेथड से, है ना, HCF मेथड से क्वांटा का नंबर पता कर देते थे, है ना। इसी मेथड से, चार्ज ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट निकल के आया है, जिसका ब्रीफिंग हम इसके बाद करेंगे। आप इसको नोट करें पहले। देखिए अब क्या कहेंगे कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या लिखेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना, has been derived from, चार्ज के क्वांटाइजेशन को कहां से डिराइव किया गया? has been derived from किससे? मिलिकन्स वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था। वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बाई HCF मेथड। कौन सा मेथड से? HCF मेथड से, है ना। अभी बताएंगे हम HCF मेथड क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि जो मिलिकन का वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, इसका दो आउटकम है। क्या क्या आउटकम है? तो देखिए, जो मिलिकन्स वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आप पढ़ते हैं, वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, है ना, इसका दो आउटकम है, ध्यान रखिएगा। पहला आउटकम क्या है भाई? Q बराबर NE, मतलब चार्ज क्वांटाइज होता है, शॉर्ट में लिख दिए। और दूसरा E का वैल्यू 1.603 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये दोनों मिलिकन वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का ही क्या है? आउटकम है। ध्यान रखिएगा कि क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन कभी कभी टपका दिया जाता है, समझ गए? तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटाइजेशन क्यों होता है और क्वांटाइजेशन कैसे आया, इंट्रोड्यूस हुआ, वो आपको बताएगा। अब हम लोग देखेंगे ना कि HCF मेथड क्या है, कि भाई HCF मेथड से कैसे चार्ज का क्वांटा पता चलता है, क्वांटा मतलब n का वैल्यू पता चलता है। तो उसके लिए क्वेश्चन करते हैं। क्या है भाई क्वेश्चन? कहते हैं कि इन
द मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट, इन द मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट, इन द मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट, मिलिकन के एक्सपेरिमेंट में क्या बोल रहे हैं, इन द मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट द चार्ज, क्या बोल रहे हैं, इन द मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट द चार्ज ऑन वाइल्ड रॉक कैसे निकल के आया जो बताते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे समझ जाएंगे। द चार्ज ऑन वाइल्ड रॉक इज फाउंड टू बी, है ना, अलग अलग समय अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पे दिखाई दिया था। क्योंकि एक्सपेरिमेंट पढ़ना नहीं है इसीलिए HCF मेथड से कैसे क्वांटा निकाला गया वो तो ना, वाइल्ड ड्रॉप के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया। तो वाइल्ड ड्रॉप के साथ जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो अलग अलग समय पर उस पर अलग अलग चार्ज दिखाई दिया। तो क्या क्या दिखाई दिया भाई, 9 माइक्रोकूलम, 12 माइक्रोकूलम और क्या 15 माइक्रोकूलम, ठीक है, दिखाई दिया। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटा, तो क्वांटा बताइए। तो कैसे क्वांटा निकला भाई, फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटा, तो कहेगा क्वांटा बताइए। तो कहेंगे क्वांटा कैसे निकलेगा भाई, तो क्या देख रहे हैं हम, सॉल्यूशन लिख देते हैं। HCF मेथड है ना, 9 देखा गया, 12 देखा गया और क्या देखा गया 15। तो इसको क्या लिखते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 × 2 × 2, इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 5। अब ये तीनों का HCF क्या होगा, बचपन में आप HCF निकालने सीखे होंगे। तो इसका HCF कितना है 3, तो HCF कितना है भाई 3, तो HCF 3 है तो क्वांटा क्या होगा, क्वांटा क्या होगा आपका 3 होगा, क्या होगा आपका क्वांटा 3 होगा, समझे। तो चार्ज का जो प्रॉपर्टी था सब आपको इस वीडियो में बता दिया गया कि चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, और उस पे बेस जो भी बात बेसिक बात था वो सब पे चर्चा कर दिया गया आपके लिए। अब हम लोग अगला वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मतलब क्वार्क थ्योरी पढ़ेंगे, क्वार्क, है ना, और Q = Ne पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। देन आफ्टर हम लोग मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे जाएंगे। तो इस वीडियो में जो भी पढ़ाया गया है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक क्वांटा से, अब HCF मेथड को बहुत ही माइन्यूट चीज़ बताया गया है। जनरली लोग टीचर ये सब बात नहीं बताते हैं, लेकिन आपको सारा चीज़ पूरा कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, एप्लीकेशन के साथ बताया जा रहा है, ठीक है। और आप उम्मीद करते हैं चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो हमारे वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं, और लाइक करना न भूलें। डिसलाइक करने वालों भी कुछ लोग हैं, लाइक करने वाले लोग भी हैं। लाइक करने वालों का संख्या ज़्यादा है डिसलाइक करने वालों से, ठीक है। तो हमारे चैनल पे बने रहें, फिजिक्स हॉटस्पॉट। और हमारा अगला वीडियो लेक्चर नंबर 3 आने से पहले हमारा लेक्चर नंबर 2 आप कंप्लीट करके रखें, तब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस और क्वार्क थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि क्वांटाइजेशन ऑफ क्वांटाइजेशन Q = Ne को वायलेट करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। थैंक यू। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप इसको नोट करें।